सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है एसआईआर को लेकर। ऐसे वोटर्स को लेकर जिनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था, क्या उनको वोट देने का अधिकार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसके ऊपर, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और चुनाव वो की तारीख होने वाली है और वोट डलने वाली है। स्पेसिफिकली ये मामला जो है वेस्ट बंगाल को लेकर है और ये जो चीज है आने वाले दूसरे स्टेट्स में भी काम आएगी, तो आप ये समझ लीजिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर को लेकर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता है कि लाखों लोग जो हैं वो वोटर लिस्ट से डिलीट हो गए। उनकी जो अपील है वो पेंडिंग है कि उनको वोटर माना जाए या नहीं माना जाए। जब उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ तो उन्होंने वोट में अपील दायर की, तो उनकी अपील पर अभी फाइनल फैसला आना बाकी है। लेकिन अभी हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह साफ साफ मना कर दिया है कि जब तक उनकी फाइनल अपील नहीं आती और इस दौरान अगर चुनाव हो जाते हैं तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। कि मतलब क्योंकि उनकी स्थिति संदेहास्पद है, तो ऐसी स्थिति में वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इसी को आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो के सेशन के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आपका नाम पहले वोटर लिस्ट में था और वो आपका नाम डिलीट हो गया या डिलीट कर दिया गया और अभी आपने अपने नाम वोटर लिस्ट से हटने के बाद उसके खिलाफ अपील भी दायर कर रखी है, तब भी आप जो ये चुनाव हो रहे हैं वहां पर आप वोट नहीं डाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में राइट टू वोट अब सच में सुरक्षित है या ग्रांटेड है, या फिर ये एक सही कदम है ताकि जो संदेहास्पद लोग हैं, क्या पता वो सच में ही वोटर ना हो, ऐसे लोग जो हैं हमारे लोकतंत्र का हिस्सा ना बन पाए या वोट ना दे पाए। इसको दोनों पक्षों से समझना होगा और उसी चीज को आज आपके सामने इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का एसआईआर वाला मामला है और जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए, जिनकी अपील पेंडिंग है, उनके रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। 2026 का जो महत्वपूर्ण फैसला है आपको पता ही है कि इसका नाम मुस्तारी बानू बनाम चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पावरफुल जजमेंट दिया है, अंतरिम आदेश दिया है, और जिसमें बैलेंस क्या क्या किया गया है, जिसमें बैलेंस किया गया है इंडिविजुअल राइट को और इलेक्टोरल फाइनलिटी को। अगर मेरी आवाज आपको बिल्कुल ठीक आ रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बहुत दिनों के बाद आपके साथ लाइव आए हैं, क्योंकि आपका सहयोग रहेगा तो आपके लिए हम ऐसे सेशन और लाते रहेंगे। और जो आज हम डिसीजन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो भारत के इलेक्शन सिस्टम को पूरी तरीके से रिडिफाइन भी कर सकता है। आपको एक एक बात मैं डिटेल में आज समझाने वाला हूं। आप जानते ही हैं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का। और आपको यह भी पता है कि हम आपको न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की, लेबर लॉ की और दूसरी कानूनी परीक्षाओं की हम आपको तैयारी कराते हैं हमारी एंड्रॉइड और iOS ऐप के माध्यम से। ऐप का नाम है दून लॉ मेंटर। आपके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा करना चाहता हूं कि अभी हाल ही के अंदर मुझे दूरदर्शन चैनल के द्वारा इनवाइट किया गया कि विभिन्न परीक्षा, जो कानून की परीक्षाएं हैं, स्पेसिफिकली सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, न्यायिक सेवा परीक्षा, उसके बारे में मैं अपने विचार साझा करूं और जो अभ्यर्थी हैं उनको बताऊं कि डिटेल में और बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से कैसे इन सभी एग्जाम की तैयारी की जा सकती है। मेरा पूरा आधा घंटे का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है दूरदर्शन चैनल के द्वारा और वो प्रसारित किया जा चुका है। उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आपको पिंड कमेंट में भी वो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप पूरा आधा घंटे का दूरदर्शन पर मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं कि कैसे विभिन्न कानूनी प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में तैयारी की जा सकती है, स्पेसिफिकली उत्तराखंड के रेफरेंस में या दूसरे राज्य के रेफरेंस में न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको कैसे करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दूरदर्शन चैनल पर प्रसारित हुआ है, पूरा आधा घंटे का इंटरव्यू था मेरा। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं आज के मैटर की और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ये मसला आया है उसको समझते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए हैं उनके दोबारा वोट देने से, उनको वोट देने का अधिकार देने से मना कर दिया है जब तक फाइनल अपील डिसाइड नहीं होती। उसको समझते हैं पूरी की पूरी जो एसआईआर पर कंट्रोवर्सी है, उसको समझते हैं वेस्ट बंगाल को लेकर क्या था। ये पूरा मामला जो वेस्ट बंगाल का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उससे जुड़ा हुआ है। अब आपको पता ही है मालदा प्रकरण के अंदर हाल ही में क्या हुआ, उसके ऊपर भी हमने एक सेशन बनाया है। आपने अगर चैनल पर वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से उसके बारे में भी जिक्र किया है। जहां पर जजेस को बंधक बना लिया गया था वो वाला प्रकरण भी हमने डिस्कस किया है चैनल पर। अब जो ये आज का मामला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पूरा मामला ये वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा हुआ है। और ये जो एसआईआर का प्रोसेस है आपको पता ही है क्या होता है, इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करने का और अपडेट करने के लिए किया जाता है। और इसका स्केल को समझिए, देखिए अकेले वेस्ट बंगाल राज्य से लाखों में वोटर्स को डिलीट किया गया, उनके नाम हटाए गए और 60 लाख से ज्यादा जो हैं वो केसेस जो थे वो वेरिफिकेशन में चले गए, डाउटफुल वोटर वाली सिचुएशन के अंदर चले गए। सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले के अंदर इंटरवीन करना पड़ा और समय समय पर और भी महत्वपूर्ण इंटरिम डायरेक्शंस दिए हैं। जो मामला ये है उसके अंदर कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया था ताकि वो फेयर वेरिफिकेशन कर सके वोटर की। और वेरिफिकेशन के बाद करीब लगभग 20 लाख वोटर डिलीट हुए हैं, लगभग 7 लाख अपील्स फाइल हो चुके हैं और कई लाख अपील जो है अभी भी पेंडिंग है, उन पर अभी तक कोई फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है। अब इस पर पूरे मामले के अंदर जो याचिकाकर्ता है उनकी डिमांड क्या थी, उनकी मांग क्या थी, उसको समझिएगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह डिमांड थी कि जिन लोगों के अपील पेंडिंग है, कि मतलब जिनको डाउटफुल वोटर की कैटेगरी के अंदर डाला गया है और जिनके अपील पर फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है, उन्हें टेम्पररी बेसिस पर वोटर लिस्ट में इंक्लूड कर दिया जाए। उन्हें टेम्पररी बेसिस पर वोटर लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। लेकिन इसके ऊपर आपको यह बात सुनने में कैसी लगती है? आपको यह बात सुनने में बिल्कुल फेयर लगेगी, साफ सुथरी लगेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल लगेगी, संवैधानिक लगेगी। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है नहीं, मतलब कि अलाउ नहीं किया जाएगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जिनकी अपील पेंडिंग है उनको हम वोटिंग देने का अधिकार नहीं दे सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने हवा में तो बात की नहीं होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पीछे की कोई रीजनिंग भी बताई होगी। तो जो वो रीजनिंग है वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के अंदर क्या कहा, वो मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं। आप बताइए आपको सेशन कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर थम्स अप जरूर कर दीजिएगा और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए हम सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण जो रीजनिंग है उसको जिक्र करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कारण दिया कि उन्होंने ये फैसला दिया कि हम किसी भी ऐसे व्यक्ति की जिसकी डाउटफुल वोटर वाली जो अपील है वो पेंडिंग है, उस पर हम उसको वोटिंग का अधिकार नहीं दे सकते। इसको समझते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कानूनी लॉजिक दिया, क्या कानूनी तर्क दिया। देखिए जस्टिस जॉयमाला बागची ने यहां पर इस पूरे प्रकरण के अंदर, पूरे मामले के अंदर बिल्कुल क्लियर तरीके से कहा कि जो अपील है वो पेंडिंग होने का मतलब ये नहीं होता कि वोटर का नाम ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर किसी की अपील अगर पेंडिंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाएगा, अपने आप से समावेश हो जाएगा वोटर लिस्ट के अंदर नाम। यहां पर कोर्ट ने कहा कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जुडिशियल ऑफिसर ने यहां पर फैक्ट तक एग्जामिन कर लिए हैं और अब सिस्टम को एक पॉइंट पर फाइनलिटी तक पहुंचना जरूरी है। कि मतलब जब पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस हो चुका है, जजेस ने भी अपने तरीके से वोटर लिस्ट को वेरीफाई कर लिया है, तो अब ऐसे सिचुएशन के अंदर जो सिस्टम है या जो पूरा प्रोसेस है हम उसको अधर में नहीं छोड़ सकते। इसको एक फाइनलिटी तक पहुंचना, मतलब एक पूर्णता की तरफ पहुंचना, एक फाइनल, मतलब जहां पर अच्छे सही तरीके से डिसाइड हो सके, उस स्टेज पर हमें पहुंचना जरूरी है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करके अलाउ नहीं कर सकते कि उसका नाम पहले 2002 वाली वोटर लिस्ट में था। मतलब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि सिर्फ इस बात पर कि वोटर का नाम 2002 या उससे पहले वाली किसी वोटर लिस्ट के अंदर था, सिर्फ इस बात पर हम उसका नाम आज की तारीख के अंदर 2026 के अंदर वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको यह सेशन कैसा लग रहा है एक बार बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है आप ये समझिए। इसका मतलब यह है कि पहले वोटर लिस्ट में होना आज एलिजिबिलिटी की गारंटी नहीं है
कि जो पहले वोटर लिस्ट में था वो आज की तारीख के अंदर भी वोटर लिस्ट में होगा, ये अपने आप में कोई गारंटी नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये पता चलता है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अपील को डिसाइड होने में 30 से 60 दिन का समय लग सकता है। कि मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में आप लोगों की अपील डिसाइड हो जाएगी। जो अपील है उसको उसके ऊपर फाइनल फैसला आने में 30 से 60 दिन लग सकते हैं। लेकिन इस डिले के आधार पर किसी को हम इंटरिम रिलीफ नहीं दे सकते, कि मतलब उसको वोटिंग करने का हम अधिकार नहीं दे सकते कि देरी हो रही है आपका अपील डिसाइड होने में और इस दौरान तक आपके चुनाव भी हो जाएंगे, तो इसलिए हम आपको सिर्फ इस देरी की वजह से हम वोटिंग करने का अधिकार नहीं दे सकते। क्या पता बाद में पता चले कि आप तो वोटिंग देने के पात्र थे ही नहीं। तो ये बात समझ गए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों निर्णय दिया कि पेंडिंग अपील जब तक है तब तक वोटिंग का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इज दैट क्लियर? अब आगे समझते हैं कि यहां पर क्या महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है, लीगल प्रिंसिपल है, कानूनी प्रिंसिपल है, उसको समझिएगा। भारत के अंदर जो राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का जो अधिकार है, वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वो कैसा राइट है? वो एक स्टैट्यूटरी राइट है, वैधानिक राइट है। इसलिए कोर्ट्स हमेशा इलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें कम से कम हस्तक्षेप करती है और कम से कम हस्तक्षेप करना भी चाहती है। कोर्ट ने यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कानूनी डॉक्ट्रिन है वो फॉलो किया। उस डॉक्ट्रिन का नाम है, उस सिद्धांत का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्टोरल फाइनलिटी, यानी कि चुनावों की फाइनलिटी। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब यही है कि एक स्टेज के बाद इलेक्शन प्रोसेस को हमें फ्रीज करना जरूरी होता है, कि एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद हमें चुनावों का जो प्रोसेस चल रहा है, अब देखिए वोटर लिस्ट फाइनलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, चुनाव होने वाले हैं, वोट डलने वाले हैं, उससे पहले वोटर लिस्ट अगर फाइनल ही नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला, वो जो सिद्धांत है उसको अप्लाई करते हुए बोला कि हमें वोटर लिस्ट को तो फाइनल करना ही पड़ेगा, चुनाव से पहले तो करना ही पड़ेगा, वोट डलने से पहले तो करना ही पड़ेगा। तो उस चीज को यहां पर अपनाया। नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस पूरे मामले का एक डीप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एनालिसिस करते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए कि आपको कमेंट सेक्शन के अंदर यह सेशन कैसा लग रहा है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगेन मैं आपको बता दूं कि हाल ही में दूरदर्शन के द्वारा मेरा पूरा एक डिटेल आधा घंटे का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया कि विभिन्न कानूनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए, स्पेसिफिकली एपीओ एग्जामिनेशन की, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जामिनेशन की, जुडिशरी एग्जामिनेशन की। उस वीडियो का लिंक भी मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और जब ये वीडियो एंड हो जाएगा तो उसके पिंड कमेंट में भी आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप या आपकी फैमिली में या आपके कहीं दूर के रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी कानूनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे न्यायिक सेवा परीक्षा हो, सहायक अभियोजन हो या दूसरी परीक्षा कानूनी परीक्षाएं हों, तो उनके साथ उस वीडियो को जरूर से जरूर साझा करिएगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण इंसाइट मिलने वाले हैं। दूरदर्शन ने पूरा आधा घंटे का मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया है। ठीक है, वापस अब बात करते हैं अपने लीगल एनालिसिस की। यहां पर आप देखिए कानूनी सिद्धांत जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है। यहां पर सबसे पहला बात, जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंडिविजुअल राइट, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार बनाम सिस्टम की स्टेबिलिटी। एक तरफ है व्यक्ति का वोट करने का अधिकार और दूसरी तरफ इसमें क्या है, स्मूथ और फेयर इलेक्शन प्रोसेस, यानी कि जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो इलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो आपका साफ सुथरा होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। यहां पर कोर्ट ने क्लियरली चूज किया है कि जो सिस्टम है वो स्टेबल होना चाहिए ओवर इंटरिम रिलीफ। अंतरिम रिलीफ देने की बजाय कोर्ट ने बोला कि सिस्टम को स्मूथली चलना चाहिए। दूसरा, यहां पर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सामने आता है, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत सामने आता है। लोग, कोर्ट ने कहा कि जो लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर अपील डिले हो जाए, अपील पर फैसला आने में समय लग जाए, तो क्या जस्टिस डिले होना का मतलब डेमोक्रेसी डिनाई होना है? इस सवाल उठा। और तीसरा है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क, कि मतलब लोगों के मताधिकार छीनने का रिस्क। लाखों लोग वोट नहीं कर पाएंगे जो ये चुनाव हो रहे हैं,
सिर्फ इसलिए कि उनका अपील पेंडिंग है। उनका नाम पहले वोटर लिस्ट से डिलीट हुआ, उन्होंने अपील फाइल की और उस अपील पर फाइनल फैसला नहीं आया। तो जब तक फाइनल फैसला नहीं आ सकता उनको वोटर लिस्ट में डिलीट ऐड नहीं कर सकते। जब जिसका नाम वोटर लिस्ट में ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो आगामी चुनाव हो रहे हैं उनके अंदर वो अपना वोट का अधिकार एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, मतलब वोट नहीं डाल पाएंगे। तो यहां से क्या बात और उभर के आ रही है कि डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क, कि उनका राइट टू वोट छीनने के का रिस्क भी बढ़ रहा है। अब चौथा पॉइंट जो यहां पर है कोर्ट के इस फैसले से हमारे सामने क्या आता है वो है कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ इस मामले के अंदर क्यों मना किया। इसको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा कि कोर्ट ने जो अंतरिम फैसला था, अंतरिम फैसला वोटर के फेवर में क्यों नहीं दिया, उसको क्यों मना किया, उसका रीजन समझिएगा। क्योंकि इससे सिस्टम में कियोस आ सकता है। दूसरा, अनवेरिफाइड वोटर जो हैं, मतलब जो सच में भारत के वोटर नहीं है, इलेक्शन प्रणाली के अंदर शामिल नहीं हो सकते, उनका भी वोट डालने के चांस बढ़ जाएंगे। तो कोर्ट ने यही तरीका अपनाया कि कुछ लोगों का जो जेन्युइन वोटर हैं उनके अगर अधिकार छिन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल फैसला आ जाने चाहिए। हम लोकतंत्र के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जो भारत के अंदर वोट देने का अधिकारी नहीं है, उसको हम वोट देने नहीं दे सकते। क्योंकि ऐसा करने से अगर ऐसे जो डाउटफुल वोटर हैं अगर उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, जब तक उनकी अपील फाइनल नहीं आ रही उससे पहले ही अगर उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, तो इससे जो इलेक्शन की जो इंटेग्रिटी है वो खतरे में पड़ जाएगी। मतलब उनकी संख्या अगर ज्यादा हो गई तो कोई ऐसा उम्मीदवार जीत सकता है जो सच में नहीं जीतना चाहिए। समझ गए आप ये बात? आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं, आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से क्या ज्यादा जरूरी है? पहले नंबर पे है हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार, क्या सभी को मौका मिलना चाहिए? दूसरा, इलेक्शन प्रोसेस क्लीन या फिर स्टेबल हो, कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो साफ सुथरी हो या फिर साफ सुथरी और स्टेबल रहे। इन दोनों में से आप किस चीज को फेवर करते हैं, कि सभी को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर चुनावी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए और क्लीन होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा। अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। इस पूरे फैसले से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। क्या बात क्लियर होती है? कि जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अनसर्टेनिटी पर नहीं चल सकता। जो इलेक्शन प्रोसेस है वो संभावनाओं पर या फिर अनक्लियर सिचुएशन पर नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि फाइनलिटी जो है, मतलब किसी भी प्रोसेस के अंदर संपूर्णता जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है टेम्पररी रिलीफ से। इस डिसीजन से हमें तीन बड़े लेसन मिलते हैं। तीन बड़े लेसन मिलते हैं। क्या? पहली बात तो राइट टू वोट का, यानी कि राइट टू वोट समझिए कि आपका एब्सोल्यूट नहीं है, हर हालत में आपको मिलेगा ऐसा नहीं है। दूसरा, कोर्ट इलेक्शन के दौरान इंटरफेयर करने से जनरली बचते हैं, मगर करना पड़े तो कर भी लेते हैं। तीसरा, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी काफी जरूरी है। लेकिन डिबेट इस पर अभी भी जारी है कि क्या एफिशिएंसी के लिए पार्टिसिपेशन सैक्रिफाइस करना सही है या नहीं है। अब अंत में मेरा आपसे एक फाइनल सवाल है, क्या आपको लगता है कि जो ये फैसला है मोस्तारी बानो बनाम चुनाव आयोग, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जिन वोटर्स की अपील पेंडिंग है, जिन डाउटफुल वोटर्स की पेंडिंग अपील है, उनको वोट देने के अधिकार को मना कर दिया है, आपको क्या लगता है जो ये वाली जजमेंट है ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है या फिर डेमोक्रेसी को रेस्ट्रिक्ट करती है, लोकतंत्र को रेस्ट्रिक्ट करती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा है तो इसको जितना ज्यादा हो सके साझा करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। यूट्यूब का नया फीचर है हाइप का। जब आप किसी वीडियो को हाइप करते हैं तो आपके जैसे लोगों को वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचती है। और कमेंट जरूर करा करिए, चाहे आपको सेशन अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिए।
और आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ मैं ऐसे ही रेगुलर संवाद करूं, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले 1-1.5 महीने के दौरान हमारा संवाद कम हो गया था, कम वीडियो आए थे। क्यों आए थे उसके पीछे रीजन है कि आपका सपोर्ट कम मिलता है। आप हमें सपोर्ट करिए, आप मुझे बताइए कि आप रेगुलर सेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप भारत के संविधान को, भारतीय राज्य व्यवस्था को डिटेल में मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, तो आप लोगों के लिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन मास्टरी कोर्स बनाया हुआ है, जिसको आप हमारी ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। संविधान के ऊपर हमारा पूरा कोर्स है, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश माध्यम के थ्रू पढ़ाया जाता है, और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट भी अब इंक्लूड करके देंगे। तो आप उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप बताइएगा कि आपका आज का ये सेशन कैसा लगा, और आपका कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।